नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज आपका जो डीएलएड 4th सेमेस्टर है, उसका महामैराथन मैं लेकर आया हूँ। इसमें पूरा डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश का पूरा महामैराथन इसमें मतलब कि पूरी इंग्लिश हम लोग समाप्त करेंगे। ये सीरीज़ कौन-सी है? तो राजन सीरीज़ है। आप सभी लोग देख सकते हैं, सॉरी पवन सीरीज़ है भाई, राजन नहीं है, पवन सीरीज़ है। ये पवन सीरीज़ है, इससे पूरा कंप्लीट होगा। अब सीरीज़ से कोई मतलब नहीं है, आप सभी को समझाते हुए हम ले चलेंगे, ठीक है ना? जहाँ पे मुझे समझाना होगा हम वहाँ पे ज़रूर से एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें। आप सभी लोग अंत तक देखेंगे और फटाफट 1 मिनट आपको हम देते हैं, शेयर कर दीजिए। अगर आप सभी लोग नए हैं चैनल पर तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आज आपका इंग्लिश आया, कल मैथ वाला आया था महामैराथन, उसको भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और रही बात, इसके बाद हम तुरंत आपके मतलब कल या परसों जो भी हो, जो भी नेक्स्ट आएगा वो आपका सामाजिक अध्ययन का होगा महामैराथन पूरा, ठीक है? इस तरह से सारे सब्जेक्ट को हम लोग हैंडल कर लेंगे। आप लोग बस अंत तक बने रहिए। और केवीएस का तैयारी करना चाहते हो, इसके बाद सुपर टेट की, इसके बाद डीएसएसबी का, तो सारी चीज़ें मैं लगा दिया हूँ, वो वीडियो आती रहती हैं, आप देखते रहिएगा प्लेलिस्ट में। मतलब ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारे वीडियो को फॉलो करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। आप लोग टिक लगाते चलिए और मैं फटाफट बताते चलता हूँ भाई। देखिए 2017 में ये पूछा गया था आपका, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, किसने इन्वेंट किया है बाइलिंगुअल मेथड को? तो बता देंगे प्रोफेसर सीजे डॉटसन। नेक्स्ट देखिएगा, जो दूसरा है न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, न्यू मेथड किससे रिलेट करता है भाई? तो बता देंगे डॉक्टर वेस्ट से। नेक्स्ट देखेंगे, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइजेज टेंस, है ना, ऑफ, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाने वाला है आपका, वो हो जाएगा रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, नन ऑफ दिस, यानी कि रीडिंग इसका राइट आंसर होगा। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइजेज टेंस ऑफ, तो रीडिंग से, ठीक है, याद रखेंगे भाई। द डायरेक्ट मेथड टर्म्स वाज coined इन, बताइए भाई, 1990 में इसका हुआ था या फिर 1901 में, 1801 में, 1910 में? जो चौथे का राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, 1901 में। द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर, कम्युनिकेटिव अप्रोच आर, बताइए भाई कौन सा है? वन वे अप्रोच है। वन वे अप्रोच का मतलब आप ही बोलो आप ही सुनो, ऐसा कुछ है क्या अप्रोच? कम्युनिकेटिव मतलब बात करने का, आपस में वार्तालाप, आपस में कम्युनिकेट होने का। तो बताओ एक ही है, वन वे है, वन ट्रैक है, एक ही रोड से जाएगा, आएगा नहीं। या फिर लर्नर सेंटर्ड है, या ए एंड बी बोथ है, या फिर नन ऑफ दीज। जो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा बी, लर्नर सेंटर्ड है, याद रखेंगे, जो सीखेगा उसके लिए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट छठा बताइएगा, विच वन इज नॉट इन द सिंपल्स विजुअल एड्स, बताइएगा कौन सा सिंपल्स विजुअल एड्स नहीं है भाई, ये बताना है। तो ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुक्स, रेडियो, तो बताइए कौन सा विजुअल एड्स नहीं है, ये बताने हैं। विजुअल एड्स होते क्या हैं? देखिए भाई, ब्लैक बोर्ड्स विजुअल एड्स है कि नहीं है, बताइए पहले। 6 का जो राइट आंसर होगा है भाई, ब्लैक बोर्ड भी है, चाक बोर्ड भी है, बुक्स भी है, लेकिन रेडियो है क्या? बताओ आप। इसको आप देख सकते हो, ये सिंपल विजुअल एड्स है नहीं, इसे आप सुन सकते हो सिर्फ, तो यानी कि यह वाला आपका विजुअल है, यह वाला भी और यह वाला भी। बुक से पढ़ोगे भाई, देखोगे, है ना, व्यूज करके ही तो पढ़ोगे। चाक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड ये सब के सब हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यह इस प्रकार का एड्स नहीं है। जो चीज़ें आपको यूज आए लर्नर्स के समय, सीखते समय, वह सारी की सारी विजुअल एड्स कहलाती हैं। हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, बताओ भाई। वही तो बताया गया, अभी ऊपर ही तो हम लोग देखे थे, सातवां फिर से पूछ लिया, वही चीज़ सेम पूछा है, तो सी हो जाएगा इसका, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। नेक्स्ट देखिएगा, मेथड्स अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, बताइए भाई। हम मेथड्स बोले चाहे अप्रोचेज बोले, है ना, टीचिंग इंग्लिश का क्या क्या है बताइए। स्ट्रक्चरल अप्रोच है भाई, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जिसे कहेंगे, या फिर डायरेक्ट मेथड है, क्या कहोगे आप, किस प्रकार का अप्रोच कहोगे टीचिंग इंग्लिश को? बताओ। आठवें का जो राइट आंसर हो जाने वाला है वो डी हो जाने वाला है भाई, ऑल ऑफ देम या फिर ऑल ऑफ दीज। स्ट्रक्चरल मेथड भी है, अप्रोच है, स्ट्रक्चर बनता है भाई, एक प्रकार से चैन बनती है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हो आप इसको। हु इज द वाइल्ड
एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन, बताओ भाई कौन सा है शिकारी इसमें जानवर? बताओ भाई, जो देख रहा है उसमें से कोई शिकारी तो नहीं है। वाइल्ड एनिमल कौन है भैया इसमें, बताओ भाई। डॉग है, कैट है, फॉक्स है, भाई फॉक्स ही होगा। 9 का जो राइट आंसर क्या हो जाने वाला, सी। नेक्स्ट, चूज द नेम ऑफ बर्ड, भाई बर्ड बता दो। डियर, लायन, कार, भाई कोई नहीं बता सकता क्या? क्रो, कौवा है। इसमें कौवा कौन है भाई? झूठ बोले तो बता देना आगे फिर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आप सभी लोग शेयर कर दो, सारे के सारे हम इस प्रकार से आपके सामने लाकर रखेंगे। देखो नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, चूज द नेम ऑफ प्लांट इन फॉलोइंग ऑप्शन, बताओ भाई प्लांट कौन है? सन सन क्या लिखा हुआ है? सनडाउ, लिली, टॉर्नेप, बेटा इसको तो याद ही करना पड़ेगा आप सभी को। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला? सी बेटा, सनडाउ, है ना। नेक्स्ट देखना राइट नंबर 93 इन वर्ड्स, बेटा इन वर्ड्स में कन्वर्ट कर दीजिए। 93, 93 यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए बहुत ही आसान इंग्लिश है, बस आप इसे दो तीन बार सुन लेना और इसको शेयर कर देना। 30 नंबर देखना जरा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, हु इज से अबाउट पोएम, बताओ कौन किसने कहा इस पोएम? भाई देख लीजिए, चीटिंग नहीं करना है, आप सभी लोग देख लिए तो इग्नोर कर देना, बताना जरा। 13 का राइट आंसर, क्योंकि मैं भी देखने के लिए नहीं किया था, मैंने पूरे लाइन को पढ़ने के लिए किया था, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है भाई, समझ रहे हो। 13 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? 13 का जो राइट आंसर हो जाने वाला है वो डी हो जाने वाला है, जॉन कीट्स, बेटा याद रखना। एम ऑफ पोएट्रीज, पोएट्री का एम क्या होता है आप खुद बता दो। पोएट्री का एम क्या क्या होता है? जैसे कि टू ट्रेन द इमोशन, है ना, तो इसको एक तरह से इमोशन के लिए होता है क्या, बताना जरा। तो 14 का जो राइट आंसर क्या होगा, है ना भाई, ये तो सही है। और टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, बिल्कुल ये भी सही है भाई, आपके अंदर जो चीज़ें हैं डेवलप हो जाती हैं सीखने की, है ना, समझने वाला, अंडरस्टैंडिंग लाइफ बेटर, अंड जो समझदारी वाला चीज़ें हैं आपके अंदर आने लगती हैं, डेवलप होने लगती हैं। भाई पोइट्री का मतलब यही है कि आप सेंस निकाल लो, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका हाई हो जाए, डेवलप हो जाए एस्थेटिक सेंस। तो एस्थेटिक सेंस ये सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए ट्रेन द इमोशन, बिल्कुल भाई ये सारी, ये अभी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा बेटा इसका राइट आंसर। जहाँ पे अगर दिख जाए ऑल ऑफ दीज, मैक्सिमम समझ लेना ये सही होगा, लेकिन मैक्सिमम की बात किया हूँ मैं, 100% की बात नहीं किया हूँ। 4 डे ऑफ वीक इज, बताओ भाई, ये तो आराम से सबको बता देगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, भाई कहाँ लिखा है, मार दो ये। ठीक है भाई, आ जाओ 16 नंबर के क्वेश्चन पर। कन्वर्सेशन इज डायलॉग बिटवीन, भाई बता दो, कन्वर्सेशन इज डायलॉग बिटवीन 3, 2, 4, 1 पर्सन, कितने पर्सनों के बीच में डायलॉग पर हो सकता है भाई? या बी 2 पर्सन के बीच, कम से कम कह लो तो 2, कन्वर्सेशन इज ए डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन, ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर है 16 का। 17 का बताना, इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स, एम मीन्स क्या? मनी, लो भाई मनी, एम फॉर मनी। अब एम फॉर और कुछ बना सकते हो, बना लो, मजनू मत बना देना बस भाई, है ना, नहीं तो फिर एग्जामिनर समझ रहे हो ना, उसका दिमाग कभी भी सटक सकता है। नेक्स्ट आ जाना, वैसे ही ससुरा सब पता नहीं कैसे सब कापी चेक करते हैं भाई, गुस्सा दिला दोगे तो और सारी चीज़ें हो जाएंगी लेने की देनी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नाइस नाइक नेम भाई नाइस नेम नहीं, नाइक नेम मतलब कि जो आपका बचपन का नाम है प्यारा सा, तो नाइक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसी के बहाने सारे बच्चे अपना नाइक नेम लिख दें, देखते हैं कितने लोग लिख पाते लिखते हैं कि नहीं। हाँ, व्हाट इज़ द नाइक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, बताना जरा। रिटेन अप्रोच, ओरल अप्रोच, रीमिंग, रीमिंग अप्रोच है, नन ऑफ दीज, बताओ रीमिंग होगा क्या इसका? 18 का जो राइट आंसर क्या है, कितने बच्चे रीमिंग लगा रहे हैं भाई? ओरल अप्रोच है ना, जाहिर सी बात है भाई, नाइक नेम क्या है, एक स्ट्रक्चर है ओरल अप्रोच का। नेक्स्ट देखना, हाउ मेनी वॉवेल्स इन ए टू जेड, भाई 5, वॉवेल्स कितने आएंगे? कॉन्सोनेंट कितने होंगे, वॉवेल्स कितने होंगे? भाई वॉवेल्स तो 5 ही होंगे, ए आई ओ यू, यही तो होगा राइट आंसर इसका। 19 का क्या हो जाएगा बताना जरा, सी होगा ना, ठीक है। हाउ हाउ मेनी कॉन्सोनेंट ए टू जेड, भाई माइनस कर दो 26, -5 कर दो 21, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री कितने प्रकार की होती है भाई? डिग्री का नाम लिख देना, है ना, कितने प्रकार की डिग्री होती है? कितने बच्चे हैं डिग्री का नाम लिख दें भाई, बताना जरा, कितने प्रकार की डिग्रियाँ होती है भाई? डिग्री 3 ही होगा ना, तीनों का नाम लिख दो, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, तीनों डिग्री का नाम आप सभी बता दो तो। देखना नेक्स्ट, अभी ऊपर आएगा, इस पे मैं नहीं बता रहा हूँ, जब हम लोग अभी अति लघुत्री पे चलेंगे, शॉर्ट वाले पे चलेंगे तब आ जाएगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं भाई? ये अभी बता देंगे, अभी अभी आएगा ऊपर, इस वजह से मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, बताना जरा क्या हो जाने वाला है? 6 भाई ना, 6 होगा ना, तो कौन भैया 6 सबको याद है कि नहीं, ये भले बता दो, 6 के 6 याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं,
23 23 देखिएगा, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन ग्रामर। भाई ग्रामर में कितने आर्टिकल होते हैं बता दो भाई, कितने आर्टिकल होते हैं? ये तो कौन नहीं बता सकता भाई, 3 ही आर्टिकल होते हैं ना, ए एंड द। ए एंड द निश्चित के लिए होता है, और ए एन आपका प्रॉपर नहीं होता है, ये चीज़ें तो होती हैं। ए जो होता है वॉवल्स के लिए लगता है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन होता है, सॉरी वॉवल्स के लिए एन लगता है, और कॉन्सोनेंट के लिए आपका पता है कि क्या लग जाता है भाई, ए लग जाता है ना। अच्छा पंजाब के लिए क्या लगता है, कौन बच्चा बता देगा? पंजाब के लिए ए लगाओगे, पंजाब 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 के लिए ए लगाओगे कि एन लगाओगे, ए पंजाब लगाओगे कि एन पंजाब लगाओगे कि द पंजाब लगाओगे? और लगाओगे भी तो क्यों लगाओगे, याद रख लेना, मैं बता देता हूँ। जो पंजाब है ना, एकमात्र ऐसा पूरे पूरे भारत के राज्यों में, अनेक राज्य हैं भारत में, आपको पता है कि लगभग 28 स्टेट हैं और 8 आपके यूटी हैं। तो आपके पंजाब वाला जो है ना, पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, इसी वजह से इसका नाम है पंजाब। 5 जॉब का मिलन, जॉब मतलब कि जॉब का मतलब एक तरह से कह लीजिए कि पानी, पानी का जो संगम, उसे जॉब के नाम से जाना जाता है, इस वजह से इसका नाम पंजाब पड़ा। तो पंजाब 5 नदियों का समूह है, इस वजह से इसके आगे द लगाएंगे, याद रखना। और किसी भी स्टेट के आगे द, ए एन कुछ नहीं, बस पंजाब के आगे द लगाते हैं। क्यों लगाते हैं आज आपको पता चल गया होगा, तो याद रख लेना। और 23 का जो राइट आंसर है भाई 3, ए एन द। 3 आर्टिकल हैं, आपको आपको पता होना चाहिए भाई, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, कितने प्रकार के नाउन होते हैं, ये भी भाई बता दो। 24 का राइट आंसर इसी के साथ में भाई 5 प्रकार के नाउन होते हैं, तो जनरल चीज़ें हैं। अब कौन कौन से होते हैं अभी मैं आगे बताऊंगा, इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करना चाहता यहाँ पे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर्स, भाई जेंडर्स कौन नहीं जानता, बताओ। 3 जेंडर्स होते हैं कि 4 जेंडर हो? चौथा का नाम बता देना भाई, 3 का नाम मैं बता देता हूँ, हाँ बताना। नहीं तो जेंडर्स कितने होते हैं, कौन कह रहा है 3, कह रहा है 4? भाई इसमें 3 ना ही है, ना 4 है, ना ही 2 है ना, नहीं बताना कितने जेंडर होते हैं। हाँ भाई ये 5 जेंडर, भाई क्लॉक मतलब क्लॉज की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखना, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच। बताओ सैंडविच में क्या साइलेंट है भाई, मतलब किसकी उच्चारण, जैसे कि मैं बात करूँ नॉलेज, KNO आप लिखते हो ना, KNOWLEDG, नॉलेज लिखते हो। फिर इसी प्रकार से आप लिखते हो बट, बट बट में देखते हो यू सॉलेंट होता है, यू साइलेंट होता है, बट हो गया। और बहुत प्रकार के ऐसे होते हैं। इसी प्रकार सैंडविच में W साइलेंट है, बताना क्या साइलेंट है। सैंडविच WITCH होता है ना, सैंडविच WITCH होना चाहिए ना, क्या नहीं CH, सही तो है, सैंडविच लिखा हुआ है, बताना इसमें क्या है, किस किसका उच्चारण हम लोग नहीं कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन किसका नहीं कर रहे हैं। सैंडविच, सैंडविच बताइए किसका क्या हो जाएगा यार इसका राइट आंसर, बताना जरा। सैंडविच में सी होगा, डी का नहीं कर रहे हैं, सैंडविच है ना, सैंडविच करते हैं, डी नहीं करते, सैंड नहीं बोलते, सैंड मत बोलने लगना, सैंडविच, सैंडविच है ना। तो डी जो है उसको साइलेंट में रखते हैं, सैंडविच। देखते हो ना जो चाइनीज या फिर अंग्रेजी बोलने वाले भाई, बहुत खतरनाक, अब तो लोग विदेशी नहीं है भाई, और हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हमारे ब्लड में है, और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। हम हिंद देश के वासी हैं, और हिंदुस्तान मेरा घर है भाई, ऐसा कुछ है ना डायलॉग। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड, बताइए यहाँ पे देख लो भाई क्या लिखा हुआ है यह, हाँ बताना जरा क्या लिखा है, पूरा देख लेते हैं, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। बताना जरा क्या लिखा हुआ भाई, साइकोथेरेपी है ना, साइकोथेरेपी भाई है ना, साइकोथेरेपी में भाई पी साइलेंट है, साफ साफ पता चला। साइकोथेरेपी जैसे साइकोलॉजी में भी पी देखोगे साइलेंट रहते हैं, इस प्रकार से आप बता दोगे पी, सी, यानी कि 27 का जो राइट आंसर है सी हो जाने वाला है। ठीक है भाई, इस ऐसे प्रश्न गलत करके मत आइएगा मेरे लालों। चलिए नेक्स्ट 28 देखना, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ल्ड गाइड। यू भाई, यू ही तो है, गाइड बोलते हो, गाइड गाइड गाइड, देखो डी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है बता देना। 28 में क्या नहीं आ रहा है, यू नहीं आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखना 29 देखना, काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। भाई कितने प्रकार के टीचिंग एड्स होते हैं, हमने बताया भाई कितने प्रकार के होते हैं टीचिंग एड्स, अभी ऊपर आया था ना, कितने प्रकार के होते हैं बताओ। भाई ऑडियो एड्स भी टीचिंग एड्स है, ऑडियो विजुअल एड्स भी टीचिंग एड्स है, और विजुअल एड्स भी टीचिंग एड्स है, यानी ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स भी है, ऑडियो एड्स भी है, और विजुअल एड्स भी है, यानी ऑल ऑफ देम, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट देखना, एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज, बताना जरा क्या होगा एम्स का। टीचिंग ग्रामर का मतलब क्या करने के लिए होता है बता दो भाई। आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज डेवलप करने के लिए होता है, बिल्कुल सही पहला। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, बिल्कुल भाई। थोड़े से आ जाते हैं इंग्लिश, इंग्लिश देखते हो ना, बाल वाल किस प्रकार से झड़ने लगता है लोगों का, भाई हमारे तो सीधे साधे रहते हैं। आगे आ जाओ, सी टू असिमिलेट
करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, है ना? ठीक है भाई, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। सी वाला तो मुझे नहीं समझ में आया, बताना जरा भाई, थोड़े से इंग्लिश कमज़ोर है, मैं एक साफ साफ कह देता हूँ आप सभी से। लेकिन हाँ भी लोग के जोर थे, या इतना भी नहीं कमज़ोर है भाई, ठीक है, बोलता हूँ अच्छा खासा। लेकिन बहुत सारे ग्रामर वाला पोर्शन मेरा वीक रहे, लेकिन चीज़ें अपने अंदर रह जाती हैं ना, बोलना बतियाना तो ठीक चलता है, लेकिन चीज़ें जो ग्रामर वाले पोर्शन होते हैं मैक्सिमम, मेरा मतलब ऐसी बात भी नहीं कि नहीं लिखना पढ़ना, सब कुछ सही चलता है, लेकिन थोड़े से पता नहीं इसका राइट आंसर पहले। अ गॉड लेसन प्लान डिस्क्राइब द, बता गुड, सॉरी गॉड नहीं भाई, गुड। अ गुड लेसन प्लान किस प्रकार से, भाई गुड लेसन प्लान तो आप सभी लोग बनाए होंगे। पहले तो लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट आप देखते हो, फिर नोट करते हो ऑन स्टैंड्स एक्टिविटी, किस एक्टिविटी पे मुझे बात करना है स्टूडेंट की, सॉरी स्टूडेंट्स एक्टिविटी नोट करते हो ना भाई, उस पर उसको नोट करते हो। फिर परफॉर्म देखा जाता है, आपका टीचिंग शेड्यूल क्या है, तो ये मतलब टीचिंग शेड्यूल का परफॉर्मेंस देखा जाता है, परफॉर्मा किस प्रकार से आप बनाए हो। पहले लिस्ट प्राइमरी टीचिंग पॉइंट करते हो, मतलब सबसे पहले मैं लिस्टिंग कर लेता हूँ किस टीचिंग पॉइंट को बारे में बात करनी है, किसका कंटेंट बनाना है। फिर नोट करते हो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी, कि किस प्रकार से कौन सी स्टूडेंट क्या किया क्या नहीं किया, है ना, इस प्रकार से सारी चीज़ें किया जाता है नोट। फिर इसके बाद जैसे आप बनाते हो ना पोर्टफोलियो, जैसे मुझे किसी स्टूडेंट के बारे में कुछ जानना हो, है ना, और मैं आज मैं जॉब कर रहा हूँ केबीएस में, उसके बाद मैं कुछ टाइम बाद उसको छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा, है ना, तो मैं जो उस वहाँ के स्टूडेंट होंगे उनके बारे में मैं जो पोर्टफोलियो बना के जाऊँगा, अब जो भी टीचर वहाँ पे आएगा नया, अगर मैं अच्छा वर्क किया होगा वहाँ पे किया हूँगा, तो मैं क्या करूँगा, सारे स्टूडेंट का एक तरह से पोर्टफोलियो बना दूंगा। अब उस स्टूडेंट के बारे में उसकी अच्छी बातें भी बुरी बातें भी उसमें मैं मेंशन कर दूंगा, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट अगर आएगा, मतलब कोई भी टीचर नया वाला आएगा, तो सारे स्टूडेंट से पूछेगा नहीं आप कैसे हो, किसी से पूछने नहीं जाएगा, उस पोर्टफोलियो को देखकर ही जान जाएगा कौन सा स्टूडेंट कैसा है, कहाँ का है, किस प्रकार, कौन सी इसकी कमियां हैं, कौन सी इसके अंदर अच्छाई हैं, गुण हैं, प्रॉपर्टीज इसके क्या हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो जान जाएगा उसको देखते। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का, डी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए भाई फिर से इसमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड, साइंस ऑफ साउंड, बताओ भाई। तो भाई ये तो आप देख लिए हो, बताओ, फॉलोइंग आल्सो नोन एज, बताओ भाई क्या बोलेंगे, सी रीडिंग बोलेंगे, राइटिंग बोलेंगे, स्पेलिंग बोलेंगे, या फिर फोनेटिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भाई जाहिर सी बात है डी इसका राइट आंसर होगा, राइटिंग रीडिंग स्पेलिंग इस सब का मतलब ही नहीं कुछ है, फोनेटिक्स होगा। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव, पैसिव केस, सॉरी पोसेसिव केस, सॉरी 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 पोसेसिव केस। मैं इसमें बता देता हूँ, तीन तीन केस होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस और फेमिनिन केस। तो आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस की मैं बात करता हूँ। सब्जेक्टिव केस में जैसे आई आ जाता है, ही आ जाता है, सी आ जाता है, यू आ जाता है। यू जो है सब्जेक्टिव केस भी होता है, याद रखेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, और फेमिन केस भी होता है लास्ट वाला, पोसेसिव केस जिसे आप बोल सकते हो। तो बताना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कई सारे केस होते हैं, एक लास्ट में होता है प्रोनाउन के रूप में, सॉरी हाँ प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, जैसे माइन, माइन एक प्रकार से प्रोनाउन वाला केस है। तो पहले इसका बता दो, 33 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, 33 का भाई यही हो जाने वाला, पोसेसिव केस को ही प्रोनाउन केस कहते हैं हम लोग। या मी है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आप बोल सकते हो, और आई ऑब्जेक्टिव केस है, याद रखना भाई। नेक्स्ट देखना 33 के बाद, 33 के बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पर, यहाँ नीचे नहीं है। देखना भाई 34, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड जेंट, भाई आपको पता है भाई, जैन बताओ क्या होगा, GNAT, हाँ क्या बोलेंगे इसको, बताना जरा, इसमें क्या साइलेंट है 34 का, राइट आंसर बेटा बता देना है आपको। हमें तो लग रहा है भाई ए ही होगा, हाँ ए होगा जी, जरा देखना इसको, हमारे समझ से तो ए इसका राइट आंसर है, ए। देखिए भाई कभी कभी इस पूरे आपके पवन सीरीज में हो सकता है गलती दिया हो, तो आप हमेशा 100% श्योर मत रहा करिए, इस वजह से मैं बहुत ही सोच समझ कर आपको आंसर दे रहा हूँ ना, मैं कोई आंसर कोई चीटिंग वूटिंग नहीं, कहीं से भी कुछ नहीं, बताना जरा, बताइए भाई। हाँ यह है कि एक बार मैं पढ़ा हूँ पूरे सीरीज को, फिर उसके बाद आपके सामने ला के रखा हूँ। बताइएगा, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, दो स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, भाई ए एंड बी दोनों होना चाहिए, इसका राइट आंसर 35 का। आप खुद बताओ कि भाई जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है सेंटेंस पैटर्न पर भी, वर्ड पैटर्न दोनों का अप्रोच होता है ना भाई, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, किसी भी सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर बनाना हो हमें, तो दोनों चीज़ भाई डिपेंड करेंगी, वर्ड भी होगा उसमें, और सेंटेंस तभी बनेगा जब वर्ड का अप्रोच सही रहेगा, तो यानी कि लेटर नहीं भाई, लेटर पैटर्न नहीं इसमें मायने रखता है, लेकिन बोथ ए एंड बी दोनों मायने रखता है। देखना भाई ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं। फ्राइडे इज द, बताना भाई। भाई तो नॉर्मल सा प्रश्न है, इसके आपके लिए छोड़ देते हैं, बताना जरा। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, भाई 6 डे होता है ना,
तो 6 लगा देना लास्ट, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, हु इन्वेंटेड भाई बाईलैंग्वेज, कितनी बार पूछेगा ससुराई भाई, ए लगा देना आप राइट आंसर इसका, क्या हो जाने वाला है, ए लगा देना। नेक्स्ट देखना जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉजेसिव केस, भाई अभी तो आया था पॉजेसिव केस, लेकिन उसमें दूसरा था, इसमें हुम आ गया, मतलब लो भाई आंसर ही निकल गया मुख से। तो बताओगे हुम, ना मेरे लाल, ये हुज होगा, हुम नहीं, हुज हुज हुज, याद रखना। हुम कभी सेंटेंस बदलता नहीं है। आई क्या है आपका, आई, सॉरी आई भाई, ये सब डब्लू फैमिली है, बिलोंग करते हैं डब्लू फैमिली में, सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमेशा क्वेश्चन मार्क बनाते हैं सब। और जो आई है वो ऑब्जेक्टिव केस है। विच लेटर्स आर साइलेंट इन द वर्ड, भाई क्या लिखा है, बताना जरा, विस्टल, विजिटल, बताना इसमें क्या है, यच है क्या, यच और एस, यही आ रहा है, विजिटल विजिटल ऐसे बोल रहे हो आप सभी। तो बताना क्या होगा इसमें, जो 39 इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, बी भाई, एच और टी, एच और टी, वही तो बोला मैंने, विजिटल। देखो विजिटल बोल रहे हो ना, विजिटल विजिटल विजिटल, तो टी शायद नहीं आ रहा है ना, एच, इसका बी होगा 39 का, विज विजिटल ऐसे बोला जा रहा है कुछ, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सही करोगे तो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एडजेक्टिव, देखो एडजेक्टिव बोला जा रहा है ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। डी इतना स्पीड से बोलो कि प्रोनाउंसिएशन बहुत गुड गुड मतलब आने लगता है, बताना जरा। 40 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाने वाला है, सी, चूजी, यही से होगा ना, एडजेक्टिव यही होगा भाई, चूजी। देखो चूज, चूजर और चूजी, चूजी, सूजी मत बोल देना भाई, चूजी इसका राइट आंसर है, CHOOSY। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, चूजी से हो जाएगा भाई, चूज, चूजर। देखो भाई चूज जो है कैसा है, कैसा वर्ड है जरूर बताना, और एडजेक्टिव केस तो हमारा चूजी है। फाइंड आउट द करेक्टली, 1 सेकेंड यार, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, बताना जरा, इसमें स्पेलिंग मिसप्रिंट है, मंडे सही है कि नहीं, मंडे सही है कि नहीं भाई, मंडे बताना कैसे लिखोगे, मंडे सही भाई, MUNDAY। इसके बाद सैटरडे, ये भी सही है भाई, SATERDAY, ये नहीं होता ना, सैटरडे सही भाई। ट्यूसडे भी सही है, और क्या गलत है यहाँ पर, गलत में भी क्या है तो जो बताना, वेडनेसडे, भाई ये तो नाम से ही पता चला, यू रहेगा वहाँ पे, क्या लग दिया देख लो, वेडनेसडे कर लेना, डी इसका राइट आंसर होगा। बायलैंग्वेज मेथड भाई फिर आ गया, प्रोफेसर CJ डैट्स है भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लग रहा है फिर आएगा वापस आपके एग्जाम में। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, भाई बताना, जो डॉक्टर वेस्ट हैं इनके मेथड को हम किस नाम से जानते हैं। 43 का जो राइट आंसर हो जाने वाला है, डी हो जाने वाला है भाई, इंडक्टिव मेथड होता है, याद कर ले जाना, रट जाना। चूज द करेक्ट आर्टिकल भाई, भाई देख लो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और आपके जो बच्चे इंग्लिश से होंगे ना, उनको यूपी टेट में देखने को मिलेंगे, और सुपर टेट में तो मिलेंगे ही मिलेंगे भाई। चूज द करेक्ट आर्टिकल, वी डिसाइडेड टू स्टे एट होटल, अब क्या बोलते हो, होटल, होटल, होटल बोलते हो ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला, बताना जरा भाई, द होटल, क्या हो जाने वाला है, द होटल, द होटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे द लिख देना भाई, ए एन से कुछ मतलब नहीं है, तो द ही होगा, क्योंकि होटल एक प्लेस है बेटा ना, तो द होटल, होटल इन द सेंटर ऑफ, पूरा पढ़ लो, सेंटर ऑफ द टाउन, ठीक है। 44 हो गया, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लास्ट बचा हुआ है बस, 50 तक है शायद, देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, देखना भाई 45, चूज द करेक्ट वर्ब, ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड, वाज पनिश्ड, वेयर पनिश्ड, ईज तो नहीं होगा, आर पनिश्ड हो सकता है, तो बताना, वाज है ना, पनिश्ड की बात किया गया ना, तो आर भी तो नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, 45 का जो राइट आंसर भाई, आर भी तो नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें पनिश्ड की बात हुआ है ना, उसमें थर्ड, इसमें थर्ड डिग्री लगा दिया गया है, अगर यहाँ पर पनिशिंग होता तब हम लगा देते आर, लेकिन इसका राइट आंसर बेटा यह हो जाएगा आपका, था की बात हो रही है इसमें, है ना, सभी बॉय और सभी गर्ल्स को पनिश किया गया था, है ना, था, तो था मतलब कि अ, यह वाला, यानी कि आपका पास्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट देखना 46, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, बताइए भाई किसमें करेक्ट, कौन सा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, ये बताना है हमको, गलत नहीं, ग्रामर, GRAMMER की AR, 46 का जो राइट आंसर क्या हो जाने वाला भाई, तो बता देंगे भाई, AR होता है, ER नहीं होता है, हम भी बहुत गलत किए हैं भाई इसको, बहुत बार गलत किया गया है हमारे द्वारा भी, बहुत छोटे छोटे एग्जाम में, 2-3 एग्जाम हुआ था तो उसमें मैंने गलत किया था, ग्रामर पूछा गया था, तब से मैंने इसको, मतलब एक आता है ना, एक कमेटी आती है, कॉमेटी, कॉमेटी में COMM EE, है ना, EE,
वाई होता है। इस प्रकार से होता है कमिटी में ना, देखना जरा इसका राइट, इसका भी देख लेना। नेक्स्ट देखना, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। भाई बताना, आई कैम हिज रिक्वेस्ट, एट द रिक्वेस्ट, ऑफ द रिक्वेस्ट, ऑन द रिक्वेस्ट। भाई ऑन द कुछ मतलब नहीं है, बाई से कुछ मतलब है, बाई से भी कुछ मतलब बताना जरा 47 का। भाई बाई से और ऑन से तो कुछ मतलब लेना देना ही नहीं है, बताना। ऑफ, ऑफ को मतलब कोई हमारा एक तरह से कह लीजिए कि मतलब कि निर्जीव नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, तो एट होगा बेटा। प्लेस की ही बात हो रही होगी। आई कैम एट हिज रिक्वेस्ट, ठीक है ना। 47 के बाद 48 पे आ जाइए। 48 देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही बिकेम एन ग्रेट मैन, एन ग्रेट कि द ग्रेट। भाई एन तो यूज हो सकता है क्या, एन जरा बताना। एन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ए होगा, अ ग्रेट मैन, सिंपल सा भाई, अ ग्रेट मैन लगा देना। द तो कोई मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि यह हमारा फिक्स आर्टिकल नहीं है। बताना जरा, यहाँ पे 49 लास्ट है भाई, बताना जरा। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। भाई इसको रीअरेंज करना है, देखना क्या हो जाएगा इसका। हाँ, क्या हो जाने वाला है देखना जरा, रीअरेंज करना है ना। चलिए करते हैं। पहला क्या होगा देखना, टुडे, पहले पढ़ लीजिए। टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विथ, तो मैन इज तो पहले आएगा, जाहिर सी बात है, तो पहले सी वाला आएगा। तो सी एक ही पहले दिख रहा है भाई इसी में, तो यही उत्तर हो जाएगा, लेकिन सब मिला लेते हैं। मैन इज टुडे, मैन इज टुडे, मैन इज टुडे, मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर। सही भाई, मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर, बिल्कुल भाई। आप, यह सच भी बात है। आदमी देख रहे हो ना, खेल रहा है ना, इस समय प्रेजेंट में देखोगे तो नेचर से खेल रहा है, तो जाहिर सी बात है एक दिन नेचर ही उसको ख़त्म कर देगा, पूरी कहानी ही। खेलो, कितना नेचर से खेलोगे बेटा। चलिए हम लोग अति लघुत्री पे अब आ जाते हैं। अति लघुत्री यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया। देखिए भाई, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर आ गया आप आपका। एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल। बताना भाई। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वैट, एक है, इन दोनों के अनुसार अगर देखें तो 4 स्पेसिफिक एम्स हैं टीचिंग के। पहला है टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, टू स्पोक इंग्लिश मतलब स्पीक, बोलना आना चाहिए। और अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, जो लिखा हुआ है उसको समझ सकें, और अच्छे से जो बोला जा रहा है उसको समझ सकें, और अच्छे से बोल सकें। ये तीनों के तीनों किसके द्वारा बोला गया था, एक तरह से स्पेसिफिक एम्स हैं टीचिंग इंग्लिश के। तीनों चीज़ याद रखना। अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, जो बोला जा रहा है उसको समझ सको, पहली बात है, जो कोई सामने वाला बोल रहा है। स्पीक इंग्लिश, बोल सको अच्छे से। अंडरस्टैंड रिटेन इंग्लिश, उसको भी समझ सको। ये तीनों के तीनों हैं। स्पोकन इंग्लिश अंडरस्टैंड होना चाहिए आपके पास, स्पीक इंग्लिश होनी चाहिए, अच्छे से बोल सको, अंडरस्टैंड रिटेन इंग्लिश, ठीक है भाई। तो इनमें से मे बी तीनों तो सबको आता होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखना, रिटेन सॉरी राइट द वन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन टीचिंग इंग्लिश। भाई बता देना कौन सा अप्रोच लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखना, कोई एक अप्रोच को आपको देना था, तो कुछ भी दे सकते हो आप। नेक्स्ट देखना, प्रिंसिपल, है ना। नेक्स्ट देखना, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। क्या होता है भाई टीचिंग रीडिंग को, आप क्या करो, एक तरह से एक्सप्लेन करो टीचिंग इंग्लिश को, टीचिंग रीडिंग को, है ना। किस प्रकार से आप रीड कराओगे, मान लो किसी को एक्सप्लेन करना है कैसे रीड करना चाहिए, है ना। तो मेथड मतलब कि एक तरह से शुड यू टीच इंग्लिश, समझ रहे हो ना। हाउ शुड यू टीच इंग्लिश, इस प्रकार से कह लो तो आप समझा सकते हो। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, इसमें कुछ जोड़ने हो तो जोड़ सकते हो कुछ, और ये तो सही ही है। द फोनिक मेथड, फोनिक जो आप बोलते हो ना उसका मेथड, किस प्रकार से आप, कुछ लोग होते हैं स्टाइल झाड़ते हैं, मतलब कि कहते हैं ना बट, कुछ लोग आएंगे भाई जो नए नए बेचारे रहेंगे, वो आते हैं BUT को बुट बोल देंगे, है ना। पहले मैं भी जो नॉलेज रहता था ना, नॉलेज को, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा आप लोग मजाक उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो, KNO, KNOWLED जो होता है नॉलेज को, मैं कनॉलेज बोलता था, कनॉलेज, है ना। जो साइकोलॉजी आप लिखे हो ना, जो आप उसमें देख लो P साइलेंट है, तो मैं बस P को वाइड करके बोलता था, समझ रहे हो। जो वॉच होता है WATCH, मैं बता दूं अपनी प्रॉब्लम, जो मेरी सिस्टर दोनों छोटी थी ना, मतलब एक बड़ी है एक मुझसे एक छोटी है, तो वह मुझको चिढ़ाती थी हमेशा, जो वो हमेशा वॉच की स्पेलिंग पूछती थी, और मैं वॉच का स्पेलिंग हमेशा गलत करता था, हमेशा गलत करता था। और आज भी जब वो लोग बोलती हैं तो मैं हमेशा हमेशा अपना मजाक उड़ाने के चक्कर में बोल देता हूँ वॉच की स्पेलिंग गलत, तो सब हंसने लगती हैं। बताना, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। तो द अल्फ़ाबेट मेथड,
या होना चाहिए। और द फोनिक मेथड, लुक एंड से मेथड होना चाहिए कि आप जब देखोगे अच्छे से तभी तो भाई बोल सकोगे। द सेंटेंस मेथड, ये सारे के सारे होने चाहिए, ये सब मेथड्स हैं। नेक्स्ट देखना, व्हाट इज स्टोरी मेथड। तो स्टोरी मेथड को देख लेते हैं क्या होता है। इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन। पहली बात है, आप किसी भी स्टोरी को अगर बच्चों को सिखाते हैं तो एक छोटा सा स्टोरी ले लीजिए पहले तो यह, विच इज इंटरेस्टिंग इन डीलिंग विथ कनेक्टेड विथ द चाइल्ड्स एवरीडे लाइफ। अब ऐसा कुछ आप कुछ बनाइए ना, या फिर स्टोरी सिंपल सा कि जैसे कि जो बच्चे यूज करते हो अपने डेली लाइफ में एवरीडे, हर जगह बच्चे ब्रश करते हैं, बच्चे कॉलेज आते हैं, मतलब स्कूल आते हैं, मम्मी पापा के पैर छूते हैं, फिर इसके बाद स्कूल आते हैं। तो इस प्रकार से उसकी कनेक्टिविटी डील करिए उसमें, कि बच्चे पहले सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद नहाते धोते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर उसके बाद तुरंत बैग लेते हैं, टिफिन लेते हैं और स्कूल आते हैं, डेस्क बेंच पे बैठते हैं, मतलब प्रे करने के बाद डेस्क बेंच पे क्लास में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से एक ना बीच में कुछ चीज़ें जैसे कि अच्छी दिख गई गाड़ी मोटर, तो इस प्रकार से अब तो बसेस से जाने लगे बच्चे, साइकिल वगैरह से मम्मी पापा तो आने ही नहीं देते हैं। इस प्रकार से आप कुछ कनेक्टिविटी बना के बच्चों को बता सकते हैं। ये टीचिंग अप्रोच है कुछ। डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अप्रोच। भाई देख लो, अप्रोच मतलब एक सही एक तरह से कह लीजिए कि एंथोनी होनी चाहिए, मतलब कि बिल्कुल सटीक जानकारी, सटीक एक तरह से डेफिनेशन। अप्रोच क्या होगा, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मुझे जो चाहिए इसी डायरेक्शन में मिल जाना चाहिए, ये मेरा अप्रोच हो गया, मैंने सही डायरेक्शन चूज किया है, इसका मतलब इस तरह से। मुझे टीचर बनना है तो मैंने डीएलएड किया, बीएड किया, और उसके बाद मैं सीटेट या फिर यूपीटेट निकाल कर मैंने एग्ज़ाम दे दिया। तो यह मेरा एक अप्रोच है ना? मेरी एक सटीकनेस है, जिसे हम कह सकते हैं। तो वही चीज़ बोला, एंथोनी डिफाइंस अप्रोच इज़ दीज़ वर्ड्स। किसमें भाई? बताना, देख लो। इट स्टेट्स, एंथोनी को ये भाई आपका नाम ले लो, है ना? चलो बेटू का नाम रख देते हैं हम यहाँ पे। इट स्टेट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू और है ना, फिलोसॉफ, जो भी है फिलोसफर, और एन एजम्पशन विच वन बिलीव्स, क्या लिखा है, बट कैन नॉट नेसेसरी प्रूव, मतलब नेसेसरली कोई ज़रूरी नहीं हो कि आपके लिए भी हमारा अप्रोच सही हो। मैं ये नहीं मानता। मैं हो सकता है कि दिन 5 घंटे पढ़ के जॉब पाया हूँ, और आप हो सकता है 2 घंटे में आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब खाली डब्बे की तरह हो, बहुत सारे रूप से भरे हो, तो आप डेली पढ़ रहे हो बहुत सारी चीज़ें, तो आप 1 घंटे में वो चीज़ कवर कर लो, मैं जो कि 5 घंटे में कवर किया हूँ, है ना? तो इस तरह से आपका अप्रोच दूसरे पर लागू नहीं हो सकता, सबका अपना-अपना अप्रोच है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो भाई देख लो, द स्ट्रक्चरल अप्रोच होते हैं, द सिचुएशनल अप्रोच होते हैं, सिचुएशन पे भी डिपेंड करते हैं, द कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गए, द बाइलिंगुअल अप्रोच हो गए, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, द डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर वेस्टर्न न्यू मेथड हो गया, ऑडियो एक तरह से लाइंगुअल, है ना, ऑडियो लिंगुअल मेथड हो गया। तो ये इस अप्रोच है कुछ जो कि आपको याद कर लेना है, इसमें से 2-3 पूछा जाएगा तो आप लिख देना बस, याद कर लेना है। व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, भाई ये क्या है? एम्फेसाइजेस मेथड, जिसे कहते हैं भाई इंपॉर्टेंस होता है रीडिंग के लिए, है ना? तो याद रखना है, इसको पढ़िए। दिस मेथड एम्फेसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड निगलेक्ट्स ट्रेनिंग इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। समझ रहे हो भाई कि नहीं? मतलब कि जो एक तरह से इंपॉर्टेंस रीडिंग करता है, इंपॉर्टेंस रोल करता है, एम्फेसाइज द मेथड्स एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। भाई जो रीडिंग अप्रोच होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप खुद सोच लो, अगर रीड नहीं करोगे तो क्या होगा? एंड निगलेक्ट्स ट्रेनिंग इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। कहते हैं ना भाई, देखो रीडिंग का मतलब यही होता है, अगर आप बहुत अच्छे से लिख सुन सकते हो किसी चीज़ को और बोल सकते हो, ठीक है, ट्रेनिंग के समय, तो इतना याद रखना, रीडिंग भी बहुत अच्छी सुंदर आप कर सकते हो। सुंदर रीडिंग के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिसनिंग करना पड़ेगा। लिसनिंग के बाद आप उसे स्पीक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तब जाके रीडिंग बहुत अच्छी बनेगी। यह आपको निग्लेक्ट्स ट्रेनिंग, या फिर ट्रेनिंग के समय बच्चों को अगर सिखाते उखाते हो तो ये सब सारी चीज़ों पे बात वगैरह कर सकते हो आप, इस पे टॉपिक एक ले सकते हो इंग्लिश वाले बच्चे। द इज़ सॉरी व्हाट इज़ बाइलिंगुअल मेथड। भाई बाइलिंगुअल मेथड क्या होगा? बिलिंगुअल, बताओ। इन दिस मेथड द टीचर गेव द मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस, है ना? इस तरह से करें, एक तरह से कह लीजिए इसमें, इन द मदर टंग, दस हेल्पिंग द
प्यूपिल। जैसे मैं आपको कुछ टूटी-फूटी भाषा में बोल रहा हूँ ना चीज़ों को याद कराने के लिए, उस सिचुएशन जैसे मान लीजिए कुछ कठिन वर्ड आ रहा है तो मैं फँस जा रहा हूँ ना, इस तरह से उस अंडरस्टैंड हो आप, बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो उसको मदर टंग्स में, मदर लैंग्वेज में, जो उसकी गाँव की भाषा, जो उसके घर की भाषा, प्राइमरी भाषा बोलते हैं जिसे, उस भाषा में भी आप उसे समझा सकते हो कोई चीज़, तो यह बाइलिंगुअल मेथड का वर्क है, लेकिन आपको लिखना है इंग्लिश में। एक्सप्लेन वन नरेट NERIT भाई क्या बोलेंगे इसे? कुछ इसमें छूटा है क्या? अच्छा सॉरी, सॉरी, सॉरी। इसमें कुछ यहाँ पर मिस्टेक है भाई, क्या होना चाहिए? मेरिट होना चाहिए ना? एक्सप्लेन वन मेरिट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, है ना? बताना ज़रा। बाइलिंगुअल मेथड के लिए भाई लिसनिंग होनी चाहिए सबसे पहले इस, और आपका एक तरह से कह लीजिए बेटा इसमें रीडिंग और राइटिंग ये सब के सब मायने रखते हैं ना। तो बाइलिंगुअल मेथड एम्फेसाइज, मतलब एम्फेसाइज का मतलब किस तरफ आपको मोड़ रहा है, इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन सब पर एम्फेसाइज करता है आपका बाइलिंगुअल मेथड। इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होना चाहिए बेटा आपका ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं इन सब में क्या मुझे चूज करना होगा, तो मैं मतलब सब में से कोई एक चीज़ हमको चूज करना पड़ेगा स्किल्स के लिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो हम बोलेंगे जो सबसे गुड बच्चा होगा ना वो लिसनिंग वाला होगा और अंडरस्टैंडिंग वाला होगा, जो लिसन करके कुछ चीज़ें तुरंत का तुरंत समझ जाता है ना, जाहिर सी बात है उसका रिटेन अपने आप सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट देखना। राइट द one advantage of Dr. West new method. This method assign an important place in to reading skill, ठीक है ना? यह एक तरह से कह लीजिए रीडिंग स्किल के लिए है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डिफाइन डायरेक्ट, भाई डायरेक्ट वेस्ट नहीं है भाई, डॉक्टर नहीं है, डायरेक्ट इसे बोलेंगे। हम डॉक्टर डॉक्टर बोल रहे हैं, डायरेक्ट होगा यह, डायरेक्ट वेस्ट न्यू मेथड। देख लो भाई कभी पढ़ा नहीं गया इंग्लिश ना आपके फोर्थ सेमेस्टर वाला, तो मैं खुद रीड किया हूँ इसको, और डॉक्टर डॉक्टर से रीड किया हूँ सही बताऊँ तो इसमें आप याद रखना डॉक्टर नहीं, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट वेस्ट न्यू मेथड इसको कहेंगे, डॉक्टर नहीं बोलेंगे भाई, इसमें कोई डॉक्टर नहीं आएगा। ये चीज़ें मुझे अभी पता चला। डिफाइन डायरेक्ट मेथड, देखो डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है ना? एक तरह से कह लीजिए कि ये बेटा जो थ्रो होता है कन्वर्जेशन का, कन्वर्सेशन के थ्रू हम क्या करते हैं इसको डेवलप करते हैं, कन्वर्सेशन के थ्रू डेवलप करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, मैं एक मिनट रुक जाना। हाँ, मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली कह लीजिए कि मॉडर्न लैंग्वेज, और प्लस बेटा कन्वर्सेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, डिस्कशन के लिए, रीडिंग के लिए, इन द लैंग्वेज इटसेल्फ without the use of the pupils language, without translation and without the study of formal grammar। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब कि जो चीज़ें मैं क्या करता हूँ टीचिंग के लिए, फॉरेन लैंग्वेज के लिए स्पेशली, है ना, मॉडर्न लैंग्वेज के लिए, और मतलब कन्वर्जेशन के लिए, है ना, डिस्कशन के लिए, रीडिंग लैंग्वेज अपने लिए, रीडिंग के लिए कह लीजिए, और विदाउट द यूज ऑफ द pupils language, without translations एंड विदाउट द स्टडी फॉर ग्रामर, है ना, फॉर्मल ग्रामर। तो फॉर्मल ग्रामर में हम नहीं यूज करते हैं, जैसे कहते हैं लोग कि ग्रामर से ज़्यादा आसानी होती है मुझे लिखने में, बोलने में, तो बोलने में बहुत कम ग्रामर का यूज किया जाता है। आप क्या करते हो कि जैसे जो कुछ रिटेन एग्जाम में होता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, ग्रामर मुझे लिखना पड़ेगा ग्रामर, तो मैं भी घबरा गया था जब बीटेक फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो मेरा एक बैग भी आ गया था इसी वजह से, और मेरा 61% ही बना था बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इस वजह से, क्योंकि डायरेक्ट मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया था, तो बाद में धीरे धीरे जब आदत हो गई थी, तो उसके बाद मैं पूरी कापियाँ भर देता हूँ अब, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ही रिटेन करना, मतलब सारी चीज़ें, मतलब हर एक चीज़, राइटिंग तो इंग्लिश में ही रहती है हमेशा। तो इस वजह से अब देखो राइटिंग स्किल मेरा बढ़ गया। राइटिंग स्किल क्यों बढ़ा? क्योंकि मैं इंग्लिश में समझना जान गया था। तो इस वजह से मैं अब फटाफट क्या कर ले जा रहा था, उसको ट्रांसलेट कर दे रहा था। अब उसमें ट्रांसलेशन में मेरा यह नहीं होना चाहिए कि मैं ग्रामर पढ़ाऊँ। मैं ग्रामर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रख पाता हूँ। लेकिन यह है कि मैं लिखता था, और लिखने वाला जो पोर्शन होता था उसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि लैंग्वेज में इटसेल्फ में, है ना? आप जो बोलते हो, और किसी से बात करने में स्पेशली, और मॉडर्न लैंग्वेज को एक तरह से मतलब टीच करने में कह लीजिए, इसमें सब में आप यूज कर सकते हो, ये डिफाइन किया गया है। व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच? स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है भाई? द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द लर्निंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज मेजरी ऑफ स्ट्रक्चर्स
इन मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्वेजिशन ऑफ वैक्यूबुलरी। भाई स्ट्रक्चरल मेथड क्या है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़कर समझिएगा। नेक्स्ट देखना, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। भाई देख लेना, 4 प्रकार के होते हैं। फॉर्मल होता है, सेंटेंस पैटर्न होते हैं, फ्रेज पैटर्न्स होता है, एडियम्स होते हैं। यह क्या है बेटा, यह एक तरह से कह लीजिए कि आपके स्ट्रक्चर हैं आपके। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कितने हैं, सेंटेंस पैटर्न्स, फ्रेज पैटर्न्स, एडम्स और फार्मूला फार्मूला पैटर्न्स, फॉर्मल नहीं फार्मूला पैटर्न्स हैं। तो ये डिवाइडेड 4 डिफरेंस कैटेगरीज हैं इसके बेसिकली, तो आप इसे देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखना, राइट वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। भाई देख लो, 3000 रूट्स वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज। सोच लो भाई, टू टीच द 4 फंडामेंटल स्किल्स नेमली ओवर एन essential vocabulary of about 3000 root words for active use। तो इस तरह सोच लो, मतलब कि अराउंडली अगर देखें ना तो 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिवली हम यूज हमेशा कर लेते हैं। फंडामेंटल स्किल्स नेमली ओवर एन एसेंशियली वैकेबलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज। समझ रहे हो ना। इस तरह से जैसे मैं अब कह दूं, मैं स्ट्रक्चरल अप्रोच रखता हूं, तो कम से कम मेरे पास हमेशा जो भंडार होने चाहिए इंग्लिश वाले का ना, इंग्लिश वर्ड्स के 3000 होने चाहिए। तो फंडामेंटली इस चीज़ को ध्यान में रख लेना है। देखिए, राइट द अदर नेम, नाइक नेम, NICK भाई, ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो नाइक नेम को ही स्ट्रक्चरल कहते हैं, द ओरल अप्रोच के नाम से जानते हैं भाई, याद रखना। मतलब कि जैसे आपका होता है नाइक नेम, क्या है भाई बताओ। तो जैसे मेरी बिटिया का नाम बेटू है, तो बेटू बेटू हम कहने लगते हैं उसको। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, तो उसको मैं ओरल अप्रोच के नाम से भी जानता हूँ, उसका बचपन वाला नाम जब छोटू सा था वो तब। चलो आ जाओ आगे। write few words write few words on audio lingual method। भाई बताना जरा, in the audio lingual method languages forms do not occur by themselves, the occur most naturally within a context। the audio lingual method was developed in the United States during World War II। भाई याद रख लेना, ऑडियो लिंगुअल मेथड कब यूज कब एक तरह से डेवलप हुआ था, तो इसे आप देख सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार का समय। सेकेंड वर्ल्ड वार का समय कब तक था भाई, थोड़ा कुछ इतिहास भी देख लो इसी में इंग्लिश में। भाई 1939 से, सॉरी क्या बोल दिया मैं भी, सही तो था जी, 1939 से लेकर 44 तक, 44 तक था। तो इस समय जो 39 था 40, तो उसमें अगस्त प्रस्ताव आया था। उसके बाद आपको पता है गांधी जी ने एक तरह से तहलका मचा दिया और नारा लगा दिया भाई, अंग्रेजों को भगाओ भाई, फिरंगी को भगाओ। व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होना चाहिए, लर्नर सेंट्रल होना चाहिए, है ना। लर्नर सेंटर अप्रोच होना चाहिए, बस इतना याद रख लेना। अगर आ जाए एग्जाम में तो एक लाइन ये लिख दोगे, एग्जामिनर देखेगा तो नंबर देगा आपको। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए लर्नर सेंट्रल अप्रोच। लर्नर सेंट्रल अप्रोच जो सीखने वाला है उसकी बात कर रहा है ना। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड एक तरह से अप्रोप्रिएटनेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। मतलब कि ये चीज़ बोला जा रहा है कि जो फ्लुएंसी है आपके बोलने की, उस समय एवरीथिंग, बहुत सारे अप्रोच इसमें काम करेंगे। अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, किस स्पीड से आप कोई चीज़ बोल रहे हो, फ्रीक्वेंटली बोल रहे हो, समथिंग जो भी चीज़ें बोल रहे हो। एक्यूरेसी क्या है आपका, है ना, कितनी सही बोल रहे हो। एंड अप्रोप्रिएटनेस कितना है, कितना सटीकनेस बोल रहे हो, मतलब अप्रोप्रिएटनेस का मतलब सटीक, डायरेक्ट बहुत, मतलब हर एक चीज़ बहुत सटीकली बोल रहे हो। और इक्वली इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप बोल रहे हो, ये चीज़ें अप्रोच में आ जाती हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच में 3-4 बातों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना, व्हाट इज प्रोस। भाई प्रोस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कॉलेरिज, है ना। प्रोस इज द वर्ड्स इन देयर बेस्ट वर्ड ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर के लिए कहा जाता है, प्रेज करते हो ना, वही चीज़ है। टू एम्स ऑफ प्रोच, टू प्रिपेयर देम फॉर साइलेंट रीडिंग और टू डेवलप देयर एक्टिव एंड पैसिव वैकोबुलरीज। याद रखना है, ठीक है, अपने अंदर डेवलप करना है एक्टिव और पैसिव। भैया वो एक्टिव मतलब कि समझ रहे हो, निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, इस तरह से कह लो, मतलब कि एक तरह से विलोम विलोम शब्द के लिए बात कर रहा है ना।
चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं। नहीं भाई विलोम नहीं, एक्टिव पैसिव को मतलब समझ लेना जैसे कि सक्रिय और निष्क्रिय है, यह समझ लेना हिंदी में इसका। और साइलेंट रीडिंग पे भी एक तरह से क्या करता है, अप्रोच डालता है अपना। चलो भाई किस पे आ गए हम लोग, टू एम्स पोर्स पे ना। चलो आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, गिव डिफिनीशन ऑफ पोएट्री। भाई पोएट्री मतलब क्या, पोएट्री मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा देता है। टीचिंग एक तरह से टीचिंग का जो मेथड होता है आपका वो बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो बताओ पहले पोएट्री क्या है, डिफिनीशन क्या है। भाई प्रोफेसर जो हडसन हैं उनके द्वारा अगर देखा जाए तो पोएट्री इज ए मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ ओनली। तो भाई ये चीज़ समझ सकते हो आप सभी। चलो बताओ क्या हो जाएगा। व्हाट इज लैंग्वेज गेम्स, सॉरी नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गिव द टू एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। बता दो भाई, द इनेबल स्टूडेंट टू अप्रोप्रिएट द ब्यूटी। और जो आपका रीम है, रैम मतलब जो आप बोल रहे हो जिस रीम से, जैसे कि जैसे बोलते हो सारे गामा एक लय में वही लय, स्टाइल जिसे कहते हैं, स्टाइल ऑफ द पोएम, बोलने का किस प्रकार से पढ़ रहे हो, रीडिंग लगा रहे हो, क्या कर रहे हो ना, यह चीज़ें मायने रखता है। एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री। अगला प्रश्न, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री। तो भाई इमोशनल होना चाहिए, है ना, इमेजिनेटिव इमेजिनेटिव होना चाहिए, इमेजिनेटिव देखो मैंने बोल दिया, इमेजिनेटिव होना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए। और जो आपका रिदमिक है ना वह सही होना चाहिए। यह थ्री एस्पेक्ट्स हैं आपके पोएट्री के। नेक्स्ट देखना, व्हाट इज़ लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स क्या होता है भाई, जैसे कि आप अपने स्कूल में देखते हो ना, जब छोटे बच्चे रहते थे, तो ये मत बोलने लगना मैं जब छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, है ना। तो ये चीज़ें नहीं बोलना है, सॉन्ग में नहीं जाना भाई, इसमें आ जाओ। व्हाट इज़ लैंग्वेज गेम्स, लैंग्वेज गेम्स आर एन एक तरह से कह लो भाई एडमिरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कंटेक्स्ट। द चाइल्ड इज इन कह लीजिए इनकरेज्ड टू यूज ऑल दिस लैंग्विस्टिक नॉलेज या फिर कैपेसिटी एक्टिविटी। तो लैंग्वेज गेम्स का मतलब जिससे कि बच्चे इसमें से क्या करते हैं कि एक तरह से बच्चे में एडमिरेबल एक तरह से प्रैक्टिस हो जाता है ना। लैंग्वेज भी उसमें बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड पहचान लेते हैं। सोशल कंटेक्स्ट में अगर उनको एक तरह से डिबेट करने के लिए कहा दिया जाए दो बच्चों को, तो थोड़ा सा बहुत सारे वर्ड वो सीख सकते हैं, उनकी डिक्शनरी इंक्रीज होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इसमें इंकरेज किया जाता है बच्चों को। कॉलेज जैसे स्कूल होते हैं तो उसमें बच्चों से अंताक्षरी कराई जाती है, भाई चलो आ जाओ इंग्लिश अंताक्षरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनका लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज गेम्स इसी वजह से कराया जाता है कि उनकी जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना थोड़ा सा इंक्रीज हो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका, इस पेज का, व्हाट इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग है बेटा बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में एक डायलॉग कह लो, या फिर कन्वर्सेशन इज अ कह लीजिए कि गुड डिबेट इन टू पर्सन। तो अगर याद किए रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए भाई, बताना हाउ मेनी वॉवेल्स। भाई ए टू जेड बता दो, 5, AEIOU। चूज द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स। भाई चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा है, जे फॉर। जे फॉर क्या होगा भाई, इसमें देख लो, जग हो गया, टाइगर कुल, और जग में से जग हो जाएगा। बताओ तो भाई, ये सब नहीं बता सकते, बताना जरा। L फॉर लायन, एक्स फॉर एक्स मास्टरी भाई एक्स मास्टरी बोल देना, ये मत बोल देना भाई एक्स फॉर समझ रहे हो ना, एक्स गर्लफ्रेंड के नाम लिख दो यहाँ पर। तो ये चीज़ें नहीं लिखना है। और भाई जो अमीर आदमी होगा उसी के पास तो एक्स गर्लफ्रेंड होगा, और यहाँ तो गरीबी है भाई, वाइफ रहती है तो वाइफ बैंड बजा देगी, इस वजह से। चलो भाई जिसके पास वाइफ है वो बेस्ट है भाई। और ज़्यादा कुछ सोचो मत, चलो आ जाओ इधर भाई। रीअरेंज द जम्पलेट, हाँ जम्बल्ड। जम्बल्ड मतलब समझ रहे हो ना, जो चीज़ें इधर उधर करके आती हैं, चार चार लाइन में दिया रहता है, 4 लाइन दी रहती हैं इस तरह से, उसमें जम्बल्ड कहा जाता है। मतलब ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला, उसको सेट किया जाता है। जम्बल्ड आते हैं लेटर इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो बताइए भैया क्या हो जाएगा इसका। अ, 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 क्या है, इसको आप डिक्शनरी के हिसाब से अपने अरेंज करना है इसको आपको। बताइए भाई करेक्ट ऑर्डर के रूप में। देखिए पहला दिया है, पहला वाला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है ना, ये चीज़ें आंसर में भी दिया है। पहले आप देख सकते हो IMOPN, आप इसको देख सकते हो, ये एल है भाई, आई नहीं है, एल।
ABCDEFGHIJKLMNOP, इस तरह आप कर सकते हो। LMNOP है ना, UVWXY आता है, WXY तो आया है, या QRSTU भी, तो इस तरह से ये जम्बल्ड हैं, इधर उधर कर दिए गए हैं वॉवेल्स में, वॉवेल्स और लेटर्स से में, तो उसको आपको करेक्ट करना है। जो एक तरह से हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, उस ऑर्डर में इसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार के आ सकते हैं भाई। A to Z कॉन्सोनेंट कितने भाई, कॉन्सोनेंट कितने हैं तो बता देना, 26 माइनस 5, वॉवेल्स को माइनस कर देना। राइट 5 नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स लिख देना भाई, पोटैटो, पी, टोमेटो, गिंगर, करेक्ट, कैरेट। और कोई बताओ इसके सिवा, इसके सिवा और कुछ बताओ भाई, इसके सिवा और कुछ बताओ, और क्या हो सकता है, इसके सिवा और क्या हो सकता है। पी, टोमेटो, गिंगर, कैरेट और पोटैटो, भाई देख लो 5 ही सामने है तो 5 ही बक दोगे, और कुछ नाम बता दो। क्या बताओगे, और कुछ बताओ जरा सा। नुआ लौकी क्या क्या बोलते हैं भाई उसको। एक बेटा गुआवा कर लो, गुआवा मतलब कि अमरूद हो जाएगा ना, हुआ नहीं बेटा। और बेटा कह सकते हो आपकी जो लेडी फिंगर हो गया, लेडी फिंगर भी बोल सकते हो आप सभी, जो आपका भिंडी से बोलते हो लेडी फिंगर। और क्या बोल सकते हो, देखो सोचो दिमाग से, सोचना, अपने दिमाग पे जोर डालना, कम से कम 10-12 तो याद ही होने चाहिए, तब जाके लिख सकते हो, रट कर नहीं लिखा जा सकता इन सब सारी चीज़ों को। राइट 5 नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लिख सकते हो भाई आराम से, एलिफेंट, फॉक्स, लायन, वुल्फ, बियर, राइनोसोरस, बहुत सारे चीज़ें हैं, लिख सकते हो आप, है ना। राइट 5 नेम्स ऑफ बर्ड्स, पिजन, वल्चर, क्रो, है ना, इस तरह से पैरट और स्पैरो, बहुत सारे लिख सकते हो। राइट 5 नेम्स ऑफ पेट एनिमल्स, जो पालतू जानवर होते हैं भाई, ऑक्स, लोमड़ी, पालतू भाई लोमड़ी, बताना जरा, तो लोमड़ी तो मैंने कभी देखा नहीं पालते हुए। हाँ लायन तो ज़रूर देखा हूँ, तो लायन भाई पालतू है, लायन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, अब लायन लिख के मत चले आना भाई, लायन पालतू नहीं है। काऊ है, डॉग है, गोट है, कैट है, हैन है, तो ये सब हैं एनिमल्स जिससे हम पाल सकते हैं बेटा ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। राइट 5 नेम्स ऑफ फ्रूट्स लिख देना भाई, बहुत सारे हैं, आप खाते पीते रहते हो, उसको लिख देना भाई। राइट 5 नेम्स ऑफ प्लांट्स लिख देना, पीचर प्लांट, जो पीचर प्लांट जो होता है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लांट होता है, इसे मांसाहारी प्लांट कहते हैं बेटा। और कैबलेटिलिटी, है ना, देख लो, संडी, तुलसी, और इस प्रकार से आप लिख सकते हो, एलोवेरा लिख सकते हो। राइट द नेम ऑफ डेज लिख देना भाई, सारा का सारा, संडे से लेके जितने भी होते हैं। राइट इन 11 to 20 फिगर्स इन वर्ड्स, चलो भाई वर्ड्स में लिख देना, आप वर्ड में बहुत अच्छे से स्पेलिंग मिसप्रिंट मत करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 20, 11, 12, 13 और 14 और 15 भाई। 20th बोल दिया मैंने, देखे हो आप सभी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। राइट द फॉलोइंग फिगर इन वर्ड्स बेटा, 19 को आप वर्ड में लिख सकते हो 19, है ना, 14 को 40, 40 लिख सकते हो, 42 को 42 लिख सकते हो, 79 लिख सकते हो, 18 89 लिख सकते हो, है ना। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस, तो आई रीड अ पोयम, है ना, आई प्ले अ गेम, तो लिख सकते हो बेटा सिंपल सेंटेंस को, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें बना के लिख सकते हो, आई लाइक टू से, है ना, आई लाइक टू प्लेइंग गेम, तो लिख सकते हो, आई माई फेवरेट फूड इज़, कुछ कुछ भी आप सिंपल में लिख सकते हो बना के, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखना, विच इज़ आवर नेशनल गेम, देखिए भाई रियली अगर कहा जाए ना जीके के हिसाब से, तो हमारा नेशनल गेम कोई है ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन इसको माना जाता है नेशनलिटी, तो हम मान सकते हैं हॉकी, लेकिन खैर कोई नेशनल गेम नहीं, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। नेशनल फ्लैग कह सकते हो है, नेशनल फ्लैग है हमारा, जो कि 2002 में जो नेशनल फ्लैग एक्ट आया था, फ्लैग एक्ट आया था, तो उसके थ्रू हर जगह फहराने का उसको इजाज़त दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो ये चीज़ें पता होना चाहिए, जो कि 1947 में डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, आप सभी लोग बता सकते हो। नेक्स्ट देखना जरा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अ सुटेबल आर्टिकल, देख लो, ए यहाँ पे लिख दिया भी गया है, हमने आंसर खोल दिया। द गार्डन हैड एन एप्पल, क्यों एन आया भाई, एप्पल का प्रोनाउंसिएशन करना ए से स्टार्ट हो रहा है, AIOU से स्टार्ट होगा तो एन लगाते हैं। ट्री, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए बेटा, है ना,
प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए स्टार्ट। थ्री ट्री, एप्पल ट्री, एन, क्योंकि ऑरेंज आ गया तो आप ओ से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, तो एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री। तो गुआवा को जी से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो वो ए लग गया। नेक्स्ट देखना, राइट प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज अप्रोच फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। तो बता देना जरा। इन द बिगिनिंग द सेम बेटर मैटर शुड बी गिवन टू रीड विच हैज़ बीन प्रैक्टिकली ऑर्डरली। गिव ऑन एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड बाई, अलाउड मतलब कि लाउड ही अब तो मत घर में रीड करने लगना, नहीं तो पापा मम्मी पीटने लगेंगे भाई। पीटने क्या लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। लेकिन लाउडली बच्चे देखते हो, बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल होता है उसमें बच्चों को बहुत लाउडली स्पीक करके, है ना, एक तरह से रीड कराया जाता है। देखते हो कि लास्ट के क्लास में हम तो खुद जब प्राइमरी में पढ़ता था तो उस समय 2000 मैं बता देता हूँ, और समझ लीजिए 1996 के बाद से मतलब कि बर्थ है मेरा, तो उसके बाद से यानी कि लगभग 2 साल तक कह लीजिए 2000 या फिर 1999 में, तो मैं एक हमारे बगल में एक प्राइमरी स्कूल है, आज भी है, वहीं पे है, तो वहाँ पे मैं पढ़ने जाया करता था। तो आज भी मैं अभी भी जाता हूँ और तब का भी सोचता हूँ अपने समय का, तो आज भी वैसे ही पढ़ाई होती है। उसमें लास्ट वाला जो क्लास होता है, जब लास्ट घंटी, जब छुट्टी वाली होने वाली होती है, जब 4 बज जाता है, तो सारे क्लास के बच्चों को एक जगह बुलाया जाता है और वहाँ पे एक ही इकाई, एक 1 2 स्पेशल वर्ड कुछ होते हैं, अब तो इंग्लिश वाली चीज़ें भी सिखाई जाती है, बोली जाती है, तो बच्चे इसी तरह बोल बोल के सीखते हैं, है ना। तो ये चीज़ें अपनाई जाती हैं। पहले तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, अब तो बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है प्राइमरी में। गिव वन एडवांटेज मतलब हमारे तरफ, और हमारे तरफ जो स्कूल है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जाती है टीचर वगैरह तो बैठी रहती है, मज़े करती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। गिव वन एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग अलाउड। तो बता दो कि रीडिंग अलाउड हेल्प्स द स्टूडेंट बिल्डिंग इम्प्रूविंग वैकेबुलरी और स्टूमुलेटिंग इमेजिनेशन एंड इंक्रीज रीडिंग फ्लुएंसी। तो रीडिंग फ्रिक्वेंसी को भी बढ़ाता है, फ्लुएंसी को, बोलने की उनकी क्षमता को, और एक तरह से कह लीजिए कि स्टिमुलेटिंग इमेजिनेशन करने में उनका भी मदद मिलता है, और बिल्डिंग या फिर अप्रूविंग इम्प्रूव करने में उनके वैकेबुलरी जो होता है उसको इम्प्रूव करता है। ये चीज़ें याद रख सकते हैं आप। गिव वन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग। तो देयर वाज सेव्स टाइम्स, है ना, तो इट इज़ क्विकर एंड देयर फोर सेव्स टाइम्स, अपना समय बचाने के लिए आप कह सकते हो। व्हाट डू यू मीन्ड बाय पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हो भाई? वैक्यूबलरी ऑफ लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। दे आर 8 इन नंबर ऑफ इन लैंग्वेज, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। बेटा ये आठों के आठों आपको याद होने चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना, फ्लुएंटली याद होने चाहिए। फटाफट बोलो और फटाफट लिख भी लो, ठीक, इस तरह बोलना है हमें। गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस लिख सकते हो। नाउन वही घिसी पिसी, है ना, सारी चीज़ें। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। इट, है ना, इसी को कहते हैं नाउन, और क्या। इट परफॉर्म सेवरल फंक्शनल इन इंग्लिश बट नेमिंग इज कह लीजिए कि भाई क्लियरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉमन नाउन, 6 प्रकार के नाउन होते हैं, मैंने आपसे बोला था ना, 6 प्रकार के होते हैं कि 3 प्रकार के, बताना जरा। 6 प्रकार, सॉरी 5 प्रकार के होते हैं भाई, 5 प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, जिसमें कि मैटर का यूज होता है। उसके बाद बेटा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे हिंदी में होता है संज्ञा ना, सेम उसमें भी 5 होते हैं, तो इसमें भी 5 होंगे। सर्वनाम 6 होते हैं, तो सर्वनाम भी यानी कि यहाँ प्रोनाउन भी 6 होंगे। इस बात को याद करना है, ठीक है। तो कॉमन नाउन का मतलब कि जो एक तरह से व्यक्तिगत संज्ञा हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे हिंदी में बोलते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब कि आपको बता सकते हो, जैसे कि जातिवाचक, सॉरी, एक कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संख्या, प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक संख्या, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है प्रॉपर नाउन का मतलब, और कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा होता है। और कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि ग्रुप, ग्रुप ऑफ मतलब थिंग्स, ये कह लो, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे नॉन लिविंग लिविंग्स हो। मटेरियल नाउन मतलब कि आपका पदार्थ वाचक बोल सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार के आपके कितने हो गए?
अगर मैं नाउन की बात कर लूँ, तो नाउन कितने होते हैं? सॉरी, नाउन हो गया, प्रोनाउन की बात। ठीक है, प्रोनाउन की बात कर लूँ तो अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ये। अब प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन के बारे में अगर मैं कह लूँ तो आप बता सकते हो भाई प्रोनाउन किसे कहते हैं? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, है ना? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। नाउन के बजाय जो बोला जाए ना, या फिर नाउन के जगह जो यूज़ किया जाए ना, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि अ, अपना नाम दे दो, बाद में आपका नाम आया तो उसकी जगह ही या फिर सी यूज़ किया जाए। तो जैसे कि पर्सनल नाउन होता है, रिलेटिव नाउन हो गया, जैसे हू, व्हिच या रिलेटिव हो जाते हैं, रिलेट कराने के लिए। जो व्हिच, हू आर यू, है ना? व्हिच आर यू बिलॉन्ग फ्रॉम यू। तो इस तरह से व्हिच इज़ व्हिच टाइप ऑफ पर्सन, है ना? तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हुज़, whom, ये सब हो जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे कि माई, योर, योर्स, ये सब माइन, ये सब आ जाते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस में जैसे कि इटसेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, है ना? ये सब आ जाते हैं। इंडिफिनिट नाउन, मतलब वंस, वन, ये सब, नन, ये सब आ जाते हैं। फ्यू। डिस्ट्रक्टिव प्रोनाउन का मतलब आइदर, नाइदर, ये सब आ जाते हैं, एज वेल एज, ये सब। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ जेंडर्स। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? सारे बच्चों को पता होना चाहिए, 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, जिसे मेल सेक्स कहते हैं, जैसे कि मैन हो गया, हॉर्स हो गया, है ना? और बुफेलो हो गया, तो ये सब, बफेलो, है ना? डॉग हो गया, तो ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। इसके बाद फेमिनिन जेंडर, मेल सेक्स जिसे कहते हैं, सॉरी, फीमेल सेक्स बेटा। मेल सेक्स तो मैस्कुलर हो गया, और फेमिनिन में फीमेल सेक्स हो गया। इसमें क्या होता है? ओमैन हो गया, ओमैन से रिलेटेड डक आ गया, है ना? और हेंस आ गया, मुर्गी जिसे बोलते हैं। और इसके बाद बहुत मतलब गोट आ गई, तो इस तरह आप बोल सकते हैं। काऊ हो गया। कॉमन जेंडर, मेल और फीमेल सब आ जाते हैं इसमें, है ना? याद रखना, जैसे कि स्टूडेंट, चाइल्ड, चॉक, ये सब सारी चीज़ें आ जाते हैं। चॉक नहीं, स्टूडेंट, चाइल्ड बोल दो, और पुलिस बोल दो, तो ये सब क्या है? कॉमन जेंडर है। इसके बाद एक तरह से कर लो न्यूटर, न्यूटर जेंडर, NEUTER, तो इसमें लाइफ लेस थिन होता है, एक बहुत थोड़ा, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, चौक हो गया, ये सब आ जाते हैं, है ना? नेक्स्ट देखना जरा, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? देखो यही है सारे के सारे। हाँ, गिव द आर्टिकल्स, गिव द आर्टिकल्स, गिव द आर्टिकल्स। भाई ए आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, कह लीजिए कि उसके पहले, मतलब कि जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं उसके पहले हम ए का यूज करते हैं, जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, है ना? ये एन आर्टिकल कब यूज किया जाता है? इसे हम लोग एक तरह से कह लीजिए कि वॉवेल साउंड्स हो जिसमें मतलब निकले वॉवेल साउंड जिससे निकल रहे, तो आर्टिकल इज एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल्स साउंड्स ऑफ कॉन्स्ट ऑफ काउंटेबल, है ना? काउंटेबल नाउन, जैसे कि एन एप्पल, एन ऑल, है ना? इस तरह से याद रखना। और द क्या होता है भाई? ये तो द डिफिनिट आर्टिकल्स के नाम जाना जाता है। इट इज़ यूज टू रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग्स के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है ना? ये चीज़ें आप याद कर लोगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। द हो गया, द के बाद आ जाते हैं व्हाट डू यू मीन बाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स क्वालिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, हाँ, नंबर ऑफ, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि ही इज़ एन ओल्ड मैन, है ना? वह एक बूढ़ा आदमी है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। बेटा कंप्लीट सेंस दे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? मैंने बता दिया 6। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाई 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 कह लीजिए कि चार, क्या लिखा हुआ है यार, बताना जरा तो। चार्जिंग, अंडर, अंडरलाइंड, नाउन वर्ड इनटू वर्ब, तो भाई बता देना। ही रोट अ लेटर, ही राइट की जगह क्या होना चाहिए? मतलब कि इसमें क्या बोल रहा है यार, गलत, जो मतलब गलत लिखा हुआ है उसमें सही करना है, इसका मतलब सेंस यह है, सही कर लीजिए भाई, हाँ, क्या हो जाएगा वहाँ पे? राइट लेटर हो जाएगा। चलिए इस तरह से आगे आ जाते हैं। फटाफट थोड़ा ख़त्म करते हैं इसको। चलिए आगे आ जाते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, तो बता देंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री में क्या हो जाएगा भाई? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री में क्या हो जाने वाला है आपका? 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। गिव द डिफिनीशन ऑफ वर्ब। वर्ब के डिफिनीशन क्या होंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड जो होते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब इज अ वर्ड विच से व्हाट अ पर्सन और अ थिंग्स
is, has or does verb are used to show what a person or things is doing, being, processing, है ना? आप इसको बोल सकते हो। verb are also called action, है ना? are doing word, एक लाइन में बोल सकते हो। write two examples of इनकरेक्ट एंड करेक्ट नाउन्स। भाई दो, एक दे दो, एक गलत का दे दो, एक सही का दे दो। जैसे कि आप कुछ अपने मन से बना सकते हो। अबाउट अ शॉप ये बनाया हुआ है, तो अबाउट अ केक ऑफ शॉप, है ना? इस तरह से बना सकते हो अपने से। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट वर्ब क्या होता है? ही सेड दैट ही विल, एक तरह से कह लो नरेशन, है ना? एक कहते हो ना, नरेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो ही सेड, वह कहा, दैट ही विल कम सून, है ना? वह आने वाला है, मतलब कोई है जो कि बता रहा है किसी दूसरे के लिए, है ना? दूसरे के लिए बता रहा है। वह कहा है कि वह कल, वह आएगा, वह आने वाला है, ये इस तरह से कह लीजिए। ही सेड दैट ही वुड कम सून। ही सेड दैट ही वुड, यहाँ पर विल की जगह क्या हो जाएगा? वुड। वुड की बात हो रही है, तो वुड हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि सेड वहाँ विल गलत है, ही के साथ वुड लग जाएगा वहाँ पे। आई सॉ द ताज एट आगरा। भाई आई हैव बीन, यहाँ पे सॉ की जगह आई हैव बीन द ताज एट आगरा। वो आगरा गया था, मतलब आगरा गया होगा तो देखा होगा, हैव बीन। तो ये चीज़ें हैं। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड कॉलम? भाई इसमें बताना, कॉलम में क्या साइलेंट है? एन का, एन साइलेंट है। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी? तो पी बता देना। राइट द फोर साइलेंट वर्ड्स ऑफ के, जैसे नॉक, नाइट, नॉलेज, नाइफ, इस तरह बता सकते हो आप। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। राइट द हो गया, राइट द फाइव साइलेंट वर्ड्स यू बिल्ड, BUILD, बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ड मतलब बना, गिल्टी, गिल्ट कहते हो ना, गाइड मतलब एक तरह से आपको रास्ता दिखाने वाला, गेस मतलब कि एक तरह से सही चीज़ पे गेस करने वाला। मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि उसको गेस किया जाए, मतलब कि आपको सही अप्रोच बताया जाए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंस, क्या लिखा हुआ है बताना? पंचुएशन ये लिखा है ना, तो बताना इसका, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? पंचुएशन आर गिवेन ओनली वेयर दे आर लाइकली टू केस प्रॉब्लम फॉर द नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश। तो इसको पढ़िएगा पूरा और लिखिएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही वॉज टेकन टी, जब भी टेकन टी हैज़ है तो वहाँ पे हैज़ बीन हो जाएगा। और टी आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस का एक तरह से सब्जेक्टिव केस हो जाता है, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या है? हिम हो जाएगा।